तो राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया से होंगे एंड आई रियली होप आप सब लोगों ने फॉर्मूला भी रिवाइज करे होंगे. Yesterday we have learnt about the parallel reactions and the exponential factor and A overall and also we learn the formula of consecutive reactions, right? तो आज है बारी प्रीवियस ईयर करने की. डर रहे हो? डर लग रहा है? नहीं डर लगेगा. So sit back, relax and enjoy the video and do not forget to like, share, subscribe. Okay? पहले कर लो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही ध्यान से समझना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. ये आपकी वीडियो कर देगी आपका काइनेटिक्स का डर. बाय बाय. ओके, देन वॉच. ऑल्सो एक टिप ये है कि प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड, मैं आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी आप सभी लोगों को गलती करनी है. ये क्या है गलती करनी है? गलती ये करनी है आपको वीडियो पॉज करके ना पहले वीडियो का क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन करके देखिए, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला बताया ना उससे बाहर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, जिसमें होगा उसमें मैं ऑलरेडी हिंट आपको दे दूंगी कि हाँ ये अप्लाई हो रहा है. तो वही जो आपको आई थिंक 4 फॉर्मूला हमने करे थे पैरेलल रिएक्शन के और हमने 3 फॉर्मूला करे थे कॉन्जिक्यूटिव के. ठीक है, तो उनको जल्दी से एक बार रिविजन कर लो फटाफट से. और उसके बाद अब हम क्वेश्चन है पहला आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. ये चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है कि फॉर द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शोन इन द फिगर. ठीक है, पैरेलल भी है फर्स्ट ऑर्डर भी है, K1 का वैल्यू दे रखा है. इफ द रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम X, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y एंड Z एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी Y प्लस में Z. इसको Z भी बोल रहे हैं आजकल हम, है ना. चलो, क्या है हमारे पास रिएक्शन? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पहले सॉल्व करा होगा, उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो. और अगर ऐसा नहीं है तो माफ़ करना मेरे दोस्त, पर एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे. मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गलतियाँ नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप गलत कहाँ हो, आप सोच कैसे रहे हो. जिस अप्रोच से आप सोच रहे हो आपको वैसे ना सोच के एग्ज़ाम में कैसे सोचना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नए आएंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे. दिस इज़ नॉट योर कॉलेज के एग्ज़ाम्स और योर बोर्ड्स या फिर तुम्हारे कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं है यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सेम नहीं आएगा चीज़ें. तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए न्यू है. तो सबको देख के खुद से स्ट्राइक करवाओ, फिर सोचो कि मैंने ऐसा सोचा था पर मुझे ऐसा सोचना था. बॉक्स बना के छोटा सा लिखो दैट मेरा अप्रोच ये था जो गलत है और मुझे सही अप्रोच ये वाला लगाना है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. हाँ बस ये है, ये आपका K1 दे रखा है, ये आपका K2 दे रखा है. ऑल्सो आपको क्या दे रखा है? Y अपॉन में Z. कितना दे रखा है? Y का कॉन्सेंट्रेशन और Z का कॉन्सेंट्रेशन 1/4. ठीक है, और क्या है? इफ द रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एट गिवन टाइम. ओके, हमें बताना है रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब हमें Y का कॉन्सेंट्रेशन और Z का कॉन्सेंट्रेशन बताना है. ओके, हमें K2 का वैल्यू बताना है. रेशियो तो हमें दे ही रखा है, ये रेशियो तो गिवन है K2. मैम अब कैसे बताएंगे? देखो इससे आपको क्या याद आ रहा है मैम? इससे हमें ना आपने बोला था एक चीज़ कि जब कोई फॉर्मूला ना लगे तो वो वाला फॉर्मूला लगाना. कौन सा? BT बाय में CT का. वो किसके इक्वल आ रहा था? हमारी कुछ इस तरीके से थी ना इक्वेशन. BT का कुछ इस तरीके से था, K1 अपॉन में K1 प्लस K2 A0. ठीक है, उसके बाद क्या था? पैरेलल है ना, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस का K1 प्लस में K2 इंटू में T. ठीक है, और CT का क्या था? CT में भी क्या था? सिर्फ K2 K1 प्लस में K2 ये वाला था, बाकी सब सेम था. तो हमने देखा था BT बाय में CT करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? BT बाय CT करने से K1 बाय में K2. ठीक है, इतना हम अपने एग्जाम में सोच सकते हैं. तो अब आपके पास क्या है? ये Y बाय में Z इज इक्वल्स टू K1 बाय में K2. ठीक है, तो K1 आपके पास ऑलमोस्ट क्या आया है? 1. K2 आपके पास क्या आया है? 4. तो मतलब K1 रेशियो K2 कितना है आपके पास? 1/4. ठीक है, और आप इसको ये भी मान सकते हो, K1 को आप x मान लो एंड K2 क्या हो जाएगा आपके पास? 4x. ठीक है, ये सब हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में पता है. हमें बस क्या निकालना है? हमें निकालना है K2. ठीक है, अब जब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, ठीक है, तो आपको देखो क्या निकालना है? K2 निकालना है. K2 आप कैसे कैसे निकाल सकते हो बस ये देखो, सोचो. मैम K2 तो आ ही गया है, अब निकालें ही क्या? कोई वैल्यू दे रखा है इन्होंने K1 वगैरह का? नहीं मैम, वैल्यू तो नहीं दे रखा.
दे रखा है भैया, K1 का वैल्यू इन्होंने दे रखा है आपको 1 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास K1 का वैल्यू कितना है, देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, K1 बाय में K2 इज इक्वल्स टू में 1/4। K1 का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, K2 का वैल्यू आप निकाल दोगे, K2 इधर ले जाओ, ठीक है, K2 इधर ले गए, यहाँ पे क्या जाएगा 4K1। K1 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 1 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। गॉट इट, दिस विल बी योर आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट। मुश्किल था, बताओ बताओ शिवानी, बताओ श्रुति, मुश्किल था नहीं था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिस वन। मैम ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसमें तो 3 दे दिया आपने, तो बस 2 तक के ही सिखाए थे। यार देखो ये है तो क्या, अल्टीमेटली है तो पैरेलल रिएक्शन ही, सेम फॉर्मूला लगेगा। बस क्या करोगे इस बार, आपको जो भी निकालना है, मान लो अगर आपको BT का वैल्यू निकालना है तो आप K1 अपॉन में K1 + K2 प्लस में K3 कर दो, क्योंकि इस पर आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन करो। गैसियस कंपाउंड A रिएक्ट्स बाय 3 इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस। ओके, लेट मी हाइड इट। ओके, फटाफट करके देखो यार, तब तक वीडियो पॉज कर लिया करो प्लीज़, जब तक मैं इरेज करके लिखूं। आंसर मैच कर लेना और अपना, ठीक है। ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं आपको, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होता है मेनली। A से B, B से यहाँ से C और यहाँ से आपका D। ये तो पता चल ही रहा है कि आप क्या है, पैरेलल रिएक्शन है, ठीक है। एक साथ आपके मेजर माइनर की जगह में मान लो कि 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, है ना। चलो देखो, रेट कांस्टेंट इन्होंने आपको तीनों के दे रखे हैं, B, C और D तीनों के, ठीक है। तो आपको K1 भी दे रखा है, K2 भी दे रखा है और K3 भी दे रखा है। अब क्या करना है आपको, इफ़ इनिशियली प्योर A वॉज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर, ओके, विद P इज इक्वल्स टू 8 एटमोसफियर, प्रेशर 8 एटमोसफियर। एक्चुअली जो प्रेशर है ना, गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, देखो वैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लेते हैं 80 इस टर्म में, लेकिन जो गैस के लिए होती है ना कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम ना प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर दे के कन्फ्यूज मत होना, प्रेशर इज सिंपली द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन इन गैसियस स्टेट हम उस कॉन्सेंट्रेशन को ना मोलैरिटी वगैरह में मेजर ना करके प्रेशर में मेजर करते हैं, ओके। चलो अब क्या है, if initially pure A was taken in a closed container with P is equals to 8 atmosphere, okay, then the partial pressure of B after 100 सेकेंड। तो टाइम कितना दे रखा है आपको 100 सेकेंड, और आपको क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये प्रेशर ऑफ क्या था, A था, और आपको बताना है B का पार्शियल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये भी आपको किस में बताना है, एटमोसफियर में बताना है। डर जाओ हम डरे हुए हैं हम तो ऑलरेडी। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा इनके ना पार्शियल प्रेशर वाली चीज़ों में ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैंने क्या बोला है, मैंने जो फॉर्मूला बताया बस वही यूज़ होएगा, है ना। तो अब ये देखो कि तुम्हें बस इससे क्या, पैरेलल रिएक्शन से तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, और वो फॉर्मूला तुम्हें क्या याद आ रहा है कि अब जैसे आपको B का पूछ रखा है, तो आप सिंपल लिखो BT का कॉन्सेंट्रेशन। आप कैसे लिख सकते हो, BT का कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली PB, है ना, गैसियस में बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा आपका K1 अपॉन में K1 प्लस में K2 प्लस में K3, बिकॉज 3 दे रखे हैं। अगेन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे A0, है ना, और फिर 1 माइनस e⁻⁻ माइनस का K1 प्लस में K2 प्लस में K3 इंटू में T। बस इतना ही था, इसमें फटाफट से पुट कर दो वैल्यूज़। देखो K1 का पता है, इन तीनों का वैल्यू पता है, ये आपको निकालना है। दिस इज एक्चुअली क्या, PB, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब देखो A0 का, A का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कितना है, 8 एटमोसफियर है, 1 पता है, माइनस E एक्सपोनेंशियल पता है, इन तीनों का वैल्यू फिर से पता है, और टाइम आपको कितना दे रखा है 100 सेकेंड दे रखा है। फटाफट से पुट करो, फटाफट से आंसर निकाल दो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मैम कर देते हैं, आप कहते हो तो लिखना तो पड़ेगा ही। 1 अपॉन में रेट कांस्टेंट दिस एंड दिस ऑफ BCD, ठीक है। तो हम BCD की बात करें तो 2 × 10⁻³ इनको प्लस करके लिख दूँ, सबकी पावर -3 है ना, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6.93 इंटू में 10⁻⁻3, ठीक है। A0 कितना आ जाएगा आपके पास, इनिशियली प्योर A कितना दे रखा है इन्होंने 8 एटमोसफियर, ठीक है।
तो ये आपका एटमॉस्फेयर में था, ठीक है। ये भी सेकंड इन्वर्स में था, ये भी सेकंड इन्वर्स में था, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ए टू द पावर माइनस का, इन तीनों का प्लस करना है अगेन, तो ये आया हुआ है हमारा प्लस करके, तो दैट इज़ 6.93 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। और टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 100 सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं यार वीडियो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप फटाफट अपना कैलकुलेटर निकाल लो और सॉल्व करके दिखा दो, इसका वैल्यू दिख रहा है ना, आई होप सब सही से। चलो इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर पता है क्या आ जाएगा, सेवन्थ का आ जाएगा, एक सेकेंड, 8th है ना, ये 8th का आ जाएगा आपका सी, दैट इज़ 1.154 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। मैथ कर लेना, नहीं आए तो फिर कमेंट्स में पूछ लेना, ओके। और ये क्या आएगा आपका, एटमॉस्फेयर में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया गाइस। मैं अगेन बता रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में ना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी अगर हो पाएगा तो, कि मैं गिट का कैलकुलेटर आपको शो कर दूंगी कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों एंड छात्राओं, हम प्रोसीड करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और ये आपको थोड़ा सा डरा सकता है बट ये बहुत बहुत ईजी है। देखो पढ़ो क्वेश्चन, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। मैम कैटलिस्ट तो आपने पढ़ाया ही नहीं। मैं कहती हूँ कि जितना तुम्हें पता है ना कैटलिस्ट के बारे में उतना मोर देन इनफ है। पर मैम हमें तो कैटलिस्ट के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि कैटलिस्ट वो जो रिएक्शन को फास्टली करवा दे, ठीक है। वो किसी और चीज़ पे मतलब कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पे कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है, लेकिन वो बस क्या करा दे, वो स्पीड को फास्ट करा दे, दैट्स द कैटलिस्ट। या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट की अगर बात करते हैं ना, तो क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, बस रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह रखा है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, लोअर कर एक्टिवेशन एनर्जी को फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। मतलब वही बताया ना, कैटलिस्ट लो भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है, ठीक है। फ्रॉम दिस टू दिस किलोजूल पर मोल, यूनिट्स आराम से देखना, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट्स, तो आपको यूनिट्स पे बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे बोल रखा है इन्होंने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है, दैट इज ओके। मतलब आपको यहाँ पे 2 एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, EA1 एंड EA2, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन, ठीक है। और व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन एज कम्पेयर टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, रेट बताना है, रेट कंपेयर टू किसके, कैटलाइज्ड का एंड अनकैटलाइज्ड का रेट बताना है आपको। एज्यूम अदर थिंग्स बिकम इक्वल, तो इनसे अलग जो भी चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन सी टर्म है, मतलब ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो हमने करा भी अभी रिसेंटली है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आती है और टेम्परेचर भी आता है। मैम अर्हीनियस इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा, कैसे, K इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस का EA/RT है ना। इसमें टेम्परेचर भी आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी भी आ रही है, और यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट है ना वो आपके रेट को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, दैट्स द रेट, इसको ऐसे ही मानो, क्योंकि इन्होंने आपको क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रेट आपको बताना है। अब देखो क्या बात है, अब बात ये है कि इन्होंने क्या दे रखी है, 2 EA दे रखी है। तो आप कैसे कर सकते हो इन 2 EA का कंपेरिजन, आप कह सकते हो कि आपको क्या बताना है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अनकैटलाइज्ड, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखती हूँ, KC/KN से लिख दूँ, ठीक है। ये क्या है, कैटालिटिक, ये क्या है, नॉन कैटालिटिक। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, NC/C लिख देती हूँ, क्योंकि ऐसे निकालना है ना हमें, ठीक है। अब देखो K का क्या होता है, A e टू द पावर माइनस का ENC/RT, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, A e टू द पावर माइनस का EC/RT। इतने में कोई फ़र्क है नहीं है। मैंने T1 T2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यार देखो इन्होंने टेम्परेचर ना सिर्फ एक ही टेम्परेचर दे रखा है, तो मुझे T1 T2 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इन्होंने कहा बाकी सारे टर्म्स इक्वल हैं, ऐसे ही आपका कट जाएगा और आपको KNC का ही बताना है। तो देखो फटाफट क्या करोगे आप, देखो इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, है ना, बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, E टू द पावर माइनस का ENC, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा EC/RT, ठीक है। RT तो कॉमन ही था, KNC/KC। मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा ना, कुछ भी नहीं है यार, बस आपको इसको थोड़ा सा ऐसे मॉड्यूलेट करके, और अब आपको क्या लिख देना है, E टू द पावर माइनस का, सॉल्व कर लो इसको। ENC का वैल्यू आपको कितना दे रखा है,
catalyst lowers the activation energy for a certain reaction from this to this at 500. What will be the rate? Catalyst lower the activation energy. Okay. मतलब KNC एंड KC है, तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, मतलब कि कम वाली एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, इसकी है कैटालिटिक की, तो 75 किलो जूल कर दिया इसने, और थी कितनी 83.314 थी, ऐसे ही थी, बिल्कुल ऐसे ही थी। अब देखो e टू द पावर माइनस का, अब देखो ENC प्लस EC है ना, तो सॉरी E है ये, समझ गए। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँ EC माइनस ENC, EC माइनस का ENC बाय में RT, कैसे भी लिख लो यार, वो तो सेम ही आंसर आना है। e टू द पावर EC कितना है आपके पास 75 माइनस में 83.314 डिवाइडेड बाय में, अब देखो ये किलो जूल में है, और हमारा जो गैस कांस्टेंट हम 8.314 लिखते हैं ना, वो किस में लिखते हैं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। तो आपको जूल को सिर्फ किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, किलो जूल बन जाएगा। तो कर दो यहाँ पे 8.314 इंटू 10⁻³ ठीक है, और इंटू में टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 300 या 500 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेना यार बस। वैसे यहाँ एक मिस्टेक ये हुई कि मैंने नॉन कैटालाइज का निकाल दिया कैटालाइज के मतलब धोखे में, तो हमें क्या बताना था, नॉन कैटालाइज का नहीं बताना, कैटालाइज का बताना है, नॉन कैटालाइज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यूज़ में 83.314 माइनस का 75 होके, और फिर मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया है कि तब आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड द रेट इन कंपैरिजन टू द नॉन कैटालिस्ट नॉन कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा। पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा, तो पॉजिटिवली आपका कितना आएगा 7.38 आएगा, ठीक है। टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ KNC निकालना था, तो KC उधर चला जाएगा, तो इंटू में KC मतलब 7.38 टाइम्स ऑफ कैटालिटिक का क्या हो जाएगा आपका नॉन कैटालिटिक रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट। कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें, दोबारा देख लो। हमें बस ये अरेनियस इक्वेशन पता थी कि इक्वल टू A⁻−EA/RT। मैंने नॉन कैटालिस्ट और कैटालिटिक दोनों का कंपैरिजन इन्होंने पूछ रखा था। ऑल्सो इसमें एक चीज़ ये थी कि भाई हमें NC क्या मानना है और C कौन सा मानना है, तो इन्होंने बोला था कि भाई देखो क्या होता है, ये आपके पास एक सेकेंड देखते हो आपको कहाँ तक दिख रहा है, फिर बताती हूँ। जो हमने ग्राफ देख रखा है ना गाइस, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। जो हम ग्राफ देखते हैं ना यार, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला, उसमें हम करते क्या है कैटालिस्ट नॉन कैटालिटिक वाले का, जैसे मान लो ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो आपका क्या होता है, यहाँ से मान लो कोई आपका रिएक्टेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब क्या होता है, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी तब है जब यहाँ पे कोई भी नॉन कैटालिटिक वाली चीज़ है, लेकिन अब जैसे ही आपने क्या दिया, कैटालिस्ट डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना आपकी, वो लोअर हो जाएगी, रिएक्टेंट भी उधर ही बनेगा, प्रोडक्ट भी उधर ही बनेगा। मतलब ये क्या होगी आपकी, पहले ये EANC इतनी बड़ी थी ना, ये थी आपकी पूरी बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉन कैटालिटिक रिएक्शन, तो ये कितनी हो जाएगी अब आपकी, कम हो गई है ना, EAC। तो क्या हो गया, अब रिएक्शन जल्दी से होने लग जाएगी प्रोसीड कैटालिस्ट के डालने से। तो बस इतना ही आपको देखना था कि कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो आपको EC माना 75 एंड ENC आपको क्या माना है 83.314। ऑल्सो आपको यूनिट का ध्यान क्या रखना है कि जूल को आप किलो जूल में या किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अब आपको जो आंसर है वो किसी से पूछा गया था, ओके, इसमें आपको कुछ पूछा नहीं गया था, इसमें बस आपको रेट बताना था। तो यार किसी भी चीज़ को कट करने के लिए आप अपना किलो जूल को जूल से कट नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको उसको या तो उसको भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 10⁻³ जूल, है ना, और अगर 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ किलो जूल। गॉट इट, यही होता है। तो मैंने 1 जूल में अगर इतने होता तो मैंने 8.314 जूल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल, ठीक है। इनकेस अगर आपको यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल नहीं आता है तो एक जूल किलो जूल आप देख सकते हो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट लो फॉर द वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ पायरोलिसिस ऑफ दिस एट 520 एंड 0.2 बार इज दिस। ओके, कैसे क्वेश्चन आप खुद से करोगे। इसमें क्या दे रखा है, सिंपल आपको ये दे रखी है इक्वेशन, और इसमें आपको क्या लिखना है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ रेट लो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो कल करवाया था ना मैंने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वाला चीज़, वही करना है एज इट इज़, ठीक है। तो कर दो फटाफट, कैसे करोगे। इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको,
11th का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, भूल जाओगे क्या? नो मैम, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओके, अब इसमें ना बस आपको ये डिफ़िकल्टी आएगी कि इसमें ना एक नेगेटिव टर्म भी दे रखी है ना, माइनस का K2 समथिंग दे रखा है, तो हम इस माइनस को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, जैसे हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को नेगलेक्ट करते हैं। सिंपल, नेगेटिव है उसको नेगलेक्ट करेंगे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में जो भी कुछ है उसको नेगलेक्ट करेंगे, बस जो पावर में है ना, वो क्या होगा, ए ओवरऑल के केस में तो वो एज इट इज़ पावर में ही रह जाता है, लेकिन ई ओवरऑल के केस में क्या हो जाता है, वो आगे आ जाता है। बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, नेगेटिव साइन को आप नहीं कंसीडर करोगे, दैट्स इट, बस इतना ही था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये भी आप इजीली कर लोगे, ये क्वेश्चन भी खुद से कर लेना। 12th का आंसर आपको बता देती हूँ मैं फिर भी। आंसर आपका आ जाएगा डी। ठीक है, तो 12th का डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपका अगला प्रश्न है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसको देखकर आप भरपूर तरीके से डर जाएंगे, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि आप डरें, क्योंकि आप यहाँ पर डर लें तो आपको कहीं और डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ, इन केस आप अपने नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ, प्यारे बच्चे जो हो, है ना, तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। हम यहाँ से क्या फॉर्मूला डिराइव करा है, देखो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला क्या डिराइव करा है, के एन सी बाई में के सी का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, ठीक है, जो नीचे था ना सी वाला, वो सी पहले और फिर माइनस का दूसरा एन सी। ठीक है, मतलब जो पहले ऊपर है अब वो बाद में लिखा जाएगा, है ना, जो पहले लिखा गया था वो बाद में लिखा जाएगा माइनस में करके अपॉन में RT। ठीक है, ऑल्सो क्या होगा, कुछ इक्वेशंस में आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आपको सेम दे देंगे, लेकिन फिर टेम्परेचर का डिफरेंस बताएंगे। उनमें आप लोग क्या करोगे, उनमें भी ऐसे ही करना, के एन सी बाई के सी, मान लो आप ऐसे लिख रहे हो, तो क्या करोगे आप, ई टू दी पावर ई ए बाई में आर, तो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा 1 अपॉन में। अब देखो आपने पहले एन सी लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टी सी माइनस का 1 अपॉन में टी एन सी। नहीं समझ आ रहा तो करके देख लेना, समझ रहे हो ना, तो मतलब जो पहले आया है वो अब बाद में आएगा। ठीक है, लाइक ऐसे मान लो कि अब मैं इसको उल्टा लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने अभी इसको मान लो K2 बाई K1 लिखा था, तो K1 बाई K2 लिख देते हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ई टू दी पावर, ठीक है, ये बाय आर होता है ना, प्लस का मत लगाना यार, सिंपल ना, है ना, आगे देखो कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे, सिंपल बस क्या लगाओगे, 1 अपॉन में T1 T2 माइनस का 1 अपॉन में T1। ठीक है, होता है ना, दुनिया गोल है यार, हर बंदे का फेज़ आता है, एक वर्स्ट और एक बेस्ट। तो ये इसका बेस्ट फेज़ है कि ये फर्स्ट नंबर पे आया, लेकिन अब इसका वर्स्ट भी आएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो पीछे चला जाएगा। अब आगे माइनस मत लगाना, अदरवाइज वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर फिर से इसको 1/T2 माइनस 1/T1 कर देगा। ठीक है, जो माइनस था वो ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने इसको रिवर्स कर दिया था, तो रिवर्स करके आप इसको भी अपने फॉर्मूलाज में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, बट अगर आपका मन नहीं है ना ऐड करने का, तो आप मत भी करो। क्यों? क्योंकि इतना भी फ़र्क नहीं डाल रहा है ये कुछ, भाई आप डिराइव कर सकते हो इतनी छोटी मोटे फॉर्मूलाज, तो इसमें कुछ बड़ा हार्ड फास्ट चीज़ है नहीं। आपका जो क्वेश्चन है उसे बैक आते हैं। आपका 9th क्वेश्चन क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दे रखी है, और इसको क्या कह रखा है कि कैटलाइज्ड बाय अ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी दिस एंड दिस इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैम इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हम क्वेश्चन छोड़ना प्रेफर करेंगे, पर ऐसा प्रेफर मत करना। इसका एक हिंट देती हूँ, उसके बाद आप ये क्वेश्चन उड़ा देना। देखो, सबसे पहली बात, इन्होंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, और इन्होंने आपको क्या कह रखा है, इन्होंने आपको कह रखा है कि मेरे प्यारे बच्चों, के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम होता है क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और इसका वैल्यू इन्होंने आपको दे रखा है 2 × 10⁻³ इतना क्लियर है। अब क्या कह रखा है इन्होंने, तो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट दे रखा है, हम इनकी लैंग्वेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये रिएक्शन है आपकी S से P वाली,
ठीक है। ऑल्सो क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट, और इन्होंने क्या दे रखा है, फॉरवर्ड ही दे रखा है, के फॉरवर्ड दे रखा है और के फॉरवर्ड दे रखा है, दोनों फॉरवर्ड दे रखे हैं, ठीक है। ये कब फॉरवर्ड है, लेकिन नॉन कैटलिस्ट के केस में, ये कैटलिस्ट के केस में, ठीक है दोनों फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड। ओके, मतलब आप एस से पी पे जा रहे हैं। तो भी कह रहे हैं कि क्या दे रखा है, 5 × 10 की पावर 4, एक सेकेंड, इन प्रेजेंस, प्रेजेंस में कितना दे रखा है, 5 × 10 की पावर 4 है ना, और इसमें कितना दे रखा है, 4 × 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इसमें सेकेंड इनवर्स। अब देखो बात क्या है, इन्होंने आपको, जैसे होता है ना एस से पी और पी से एस, ठीक है, तो इन्होंने दोनों में K1 ही दे रखा है, लेकिन फॉरवर्ड के लिए दे रखा है। इन्होंने पूछा आपको क्या रखा है, एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट बताओ रिवर्स रिएक्शन के केस में इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब आपको बताना है KNC, ठीक है, नॉन कैटालिटिक, लेकिन किसके, रिवर्स में, रिवर्स में, फॉरवर्ड का तो इन्होंने दे ही रखा है। अब बात क्या है, मैम हमें तो ये क्वेश्चन नहीं करना आता, मैं कहती हूँ आपको तो ये करना आता है, मैम हमें कैसे आता है। देखो यार, आपको पता है के इक्विलिब्रियम क्या होता है, बताओ, मैम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, और क्या हो सकता है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड भी तो होता है ना, भूल गए, नहीं भूले ना। अब बस इतना याद रखना कि आपको किसका निकलवा रखा है, नॉन कैटालिटिक के बारे में लिखवा, मतलब नॉन कैटालिस्ट का निकलवा रखा है। देखो नॉन कैटालिटिक का दिस वन है, ओके, और क्या है, रिवर्स वाला निकालना है, मतलब हमें बैकवर्ड का निकालना है। मैम के इक्विलिब्रियम भी तो नहीं दे रखा, चलो के फॉरवर्ड दे रखा है, के इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड, या देखो के इक्विलिब्रियम ना डिपेंड ही नहीं करता कि कैटलिस्ट है या नहीं है। मैंने क्या बोला था, कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब उसका स्पीड इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, उसको के इक्विलिब्रियम उतने पे ही आएगा जितने पे पहले आ रहा था। तो सिंपल सी बात है, के इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम, तो के इक्विलिब्रियम को जितना दे रखा है उतना ही रखो। कितना दे रखा है, 2 × 10 की पावर 3 दे रखा है ना, तो 2 × 10 की पावर 3 ही रखो इसको। के फॉरवर्ड क्या है, दिस वन है ना, नॉन कैटालिटिक का, 4 × 10 की पावर -6 और अपॉन में के भी आपको निकालना है। तो के भी निकालने के लिए क्या डर रहे हो, के बी इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या 4 × 10 की पावर -6 अपॉन में 2 × 10 की पावर 3। जिनको सॉल्व नहीं करना आता है पहले पावर सॉल्व कर लो, यहाँ पे तो 2 बच ही गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -9, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपके पास है बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मुश्किल था क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं मैम। ओके, एक बार मुझे चेक करने दो, आपको नीचे तक दिख रहा है या फिर से कोई बग आ गया है। 2 × 10 की पावर -9 दिख रहा है, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, प्यारे बच्चे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ओके 12th हो चुका है अपना, ये मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे। ओके, ये तो करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ए इज लोवर्ड बाय 2 kcal एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड द रेट विल बी इंक्रीज्ड बाय। देखो कैसे करोगे, मैम आप पढ़ाते तो 2 फॉर्मूला हो, आप पूछ लेते हो 20 तरीके के प्रश्न। मैं कह रही हूँ यार फॉर्मूला मैंने एक भी अलग कराया ना, तब की बात बताओ। बस क्या है, आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश पढ़ने से, आप मास्टर्स के बच्चे हो हैं, और उसके बाद भी मतलब किसी कौन सी भी क्लास के बच्चे हो यार, इंग्लिश से भी कोई नहीं डरता। और अगर आपको डर लगता है ना, तो पढ़ने से करने से ही डर ख़त्म होएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इन्होंने इंग्लिश की लाइन इधर उधर करके दे देनी है, हाँ वही हिंदी भाषी बच्चे हैं, थोड़ा डर जाएंगे, डरने का नहीं, कैसे नहीं डरने का, सिर्फ क्या कह रखा है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में ये लोअर हो जाता है 2 kcal, ठीक है। मतलब क्या मैं लिखूँ ये बात, ENC माइनस का EC कितना आ जाएगा आपके पास, 2 kcal। क्या इन्होंने ये बात नहीं दे रखी, खुद देखो आप, कैटलिस्ट के आने से क्या घट रहा है, मतलब मान लो अगर पहले 10 था तो कैटलिस्ट के आने से कितना हो रहा है, 2 kcal बच रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ आपने माइनस करा होगा तभी ना 2 बचा होगा 10 में से। तो इन्होंने क्या कहा है, रेट विल बी इंक्रीज बाय, रेट बताना आपको, रेट क्या था, रेट कांस्टेंट से ही हम रेट को दूसरे टर्म्स में हम रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो जब रेट पूछ रखा हो ना, तो आप रेट कांस्टेंट निकाल दो फटाफट, फॉर्मूला आपको आता है, अभी डिराइव करवाया था, वही एज इट इज़ लगा दो। क्या था आपके पास, मान लो ये था के, आपको क्या लगाना है, नॉन कैटालिटिक की फॉर्म में निकालना है क्या,
रेट विल बी इंक्रीज्ड बाय, ओके। सी पूछ रखा आपसे, मैम आपको कैसे पता? यार देखो, अब कैटलिस्ट ने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा, मतलब रेट को तो इंक्रीज करा, समझ रहे हो ना। कैटलिस्ट के डलने से ये जो एनर्जी थी ना आपके पास, ये लो हो गई, ठीक है। तो मतलब पहले रिएक्शन जो देर लग रही थी, अब वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो मतलब कि कौन इंक्रीज होएगा, कैटलिस्ट के टाइम पे रेट इंक्रीज होएगा, तो रेट इंक्रीज एंड एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज इन केस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है भैया, इतना सही है, ये तो हमें बचपन से ही पता है। ठीक है, अब क्या है, ए आपका कुछ दे ही नहीं रखा तो सेम मानेंगे, e टू दी पावर माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप डिराइव भी कर सकते हो। सी पहले आया तो सी अब बाद में आएगा, एन सी आ जाएगा, क्या ई एन सी माइनस का ई सी बाय में आर टी, इतना ही आएगा। अब देखो, क्या आपको ई एन सी माइनस ई सी का वैल्यू पता है, 2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। अब आर गैस कांस्टेंट का कैलोरी में अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना होता है, 2 कैलोरी, ठीक है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स से होता है। अब बात क्या है, 2 कैलोरी, 2 कैलोरी है, ये 2 किलो कैलोरी है, तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो, है ना, किसी को भी कर लो। लो, मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा तो कैलोरी किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी किलो कैलोरी में ही कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर आपको दे रखा है, दे ही रखा होना चाहिए यार, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 273 प्लस कर देते हैं टेम्परेचर निकालने के लिए। यहाँ पे देखो, 2 से 2 कट गया, किलो कैलोरी से किलो कैलोरी कट ही जाएगा। 10 की पावर -3 ऊपर चला गया ना, अपॉन में क्या है 300 है, ठीक है। 10 की पावर 3 का क्या निकाल देना, ई निकाल देना, जो भी आंसर आएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, के सी इज इक्वल्स टू ई की पावर 10/3 इंटू में के एन सी, मतलब इतना इंक्रीज हो जाएगा। कितना आंसर आएगा बता देती हूँ मैं आपको। दिस इज़ योर 15th क्वेश्चन, राइट, हाँ बिल्कुल, तो 27.11 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 27.11, ठीक है। इतना आपका इंक्रीज हो रहा है रेट, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अरे बता दिया करो, डर वर लगे ना, अभी बताओ डर लग रहा है, लग रहा है, चलो सारे कमेंट करो, जिनको डर लग रहा है वो बताओ डर लग रहा है, जिनको लग रहा है नहीं इजी आ रहा है तो इजी आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कर लेना यार, इसका आंसर बता देते हो, ईजी है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज दिस किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है रूम टेम्परेचर पे, कितना 298 केल्विन मानते हैं रूम टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, एंड द लिटिल आयोडाइड इज एडेड, द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस टू 57 किलो जूल, एकदम सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, दोबारा से डिक्रीज हो रही है लिटिल आयोडाइड डालने से। देखो लिटिल अमाउंट डाला है, मतलब कैटलिस्ट का ही अमाउंट डाला होगा, तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एंड रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, रेट कोफिशिएंट इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली बाय फैक्टर। अब इन्होंने कहा रेट कोफिशिएंट, डर गए हैं मैम, हमें रेट कांस्टेंट पता था, रेट कोफिशिएंट तो नहीं पता, कुछ भी नहीं है यार, इसको आप बोलते हो रेट कोफिशिएंट, रेट कोफिशिएंट, ठीक है। एक ही बात को बोलने के 100 तरीके हैं, कुछ भी नहीं दे रखा, एज इट इज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। वैसे तो दोनों किलो जूल में है, देख लेना फिर भी कोई कन्वर्शन की जरूरत पड़े। इसका आंसर आ जाएगा आपका अराउंड 2140, जो आपका अप्रोक्स 2000 के इक्वल आएगा, ठीक है भैया। डर गए नहीं मैम, देखो यार सिंपल सी बात है, रूम टेम्परेचर बोल रखा है तो 298 केल्विन टेम्परेचर ले लेना, ठीक है। और जितना उन्होंने डिक्रीज बोल रखा है तो आप देख लेना, ई एन सी माइनस का ई सी कितना दे रखा है वो एज इट इज लिख देना, ठीक है। रेट कोफिशिएंट पूछ रखा है, मतलब इस बार आप के एन सी को साइड लेके नहीं जाने वाले, तो क्या लिखोगे, सिंपल के सी बाई में के एन सी, और आंसर आपका आ जाएगा 2140, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000, क्योंकि ऑप्शन में आपका 2140 तो है ही नहीं, ठीक है। तो सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अबाउट टू एंड है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर आप डरो, लड़ो, घबरा जाओ, वीडियो छोड़ के भाग जाओ, बनेगा आपका सब, ठीक है। ऐसे भी मुझे लगता तो नहीं है कोई बच्चे पूरा वीडियो देखते होंगे, इतना अच्छा भी शायद नहीं समझाती हूँ। बता देना यार एक बारी, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो कमेंट में लिख देना डियर नैना, ठीक है।
वाह मैम, खुद को ही डियर नैना लिखवा रहे हो, बहुत ही बेहतरीन, है ना यार। ऐसे तो तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, मदद लेके चल जाते हो, कुछ हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही, गंदा पढ़ा तो लिख दो ना, गंदा पढ़ा रहे हो यार, पर लिखो, दैट मैटर्स अलॉट, दैट मीन्स अलॉट। क्योंकि मुझे कौन बता रहा है कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, डरो इससे भी मत। इन्होंने कहा है एक रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टर ने रिएक्ट करके डी बनाया है और उसने मैकेनिज्म फॉलो किया है कुछ इस तरीके का, और इसका डर आपका मैं निकलवा दूंगी जैसे हम लैंडमैन करेंगे थ्योरी। लेकिन अभी आप इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, दैट इज ए प्लस बी इज रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, गिविंग ए बी एंड ए बी प्लस सी गिविंग डी। अब इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट स्टेप रिमेन एसेंशियली इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम दे रखा है इन्होंने, तो मतलब यहाँ पे आपका के, बड़ा के लिख सकते हो आप, ठीक है। वैसे अगर हमें लिखना होता है ना रेट कांस्टेंट, तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल के लिखते हैं, K1 K2, लेकिन जब हम के इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल के से आप के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हो, उसको K1/K2 के जो इक्वल होता है, ठीक है ना, K4/K बैकवर्ड के। तो आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, जब इक्विलिब्रियम में आपको दे रखा है ना, तो आप बस के लिख दो, के, ठीक है। और क्या दे रखा है, डेल्टा एच द एंथैल्पी चेंज फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, तो इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज हुई है आपकी, और ई नॉट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकेंड रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है ई नॉट, ठीक है। डर गए मैम, डरे पड़े हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन विल बी, ओवरऑल निकालनी है। हाँ मैम, हाँ याद आया, ओवरऑल तो हम निकालते थे ना, जो के की टर्म्स होती थी उसके अकॉर्डिंग निकालते थे कि K1 अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको प्लस में लिख देंगे, K1 अगर डिवाइड में है तो उनको सब्ट्रैक्ट में लिख देंगे, अगर पावर है तो उसको आगे ले आएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी है उसको हम ओमिट कर देंगे, माइनस प्लस का साइन है उसको हम हटा देंगे, मतलब आगे अगर साइन है तो गिवन है तो, ठीक है। वैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन से जो सब्ट्रैक्शन एडिशन लगाते हैं बस वही साइन लगाते हैं, बाकी के साइन को हम नहीं लगाते। लेकिन मैम के वाली इक्वेशन तो आप लिख ही दिखाई देते थे ना, इसमें तो के वाली इक्वेशन दे ही नहीं रखी, वो कैसे बना दें हम, वो कैसे बना दो भैया, वो ऐसे बना दोगे कि कर ही लेते हैं एक बार। देखो मैं इसको क्या मान रही हूँ, K1 K2 और यहाँ पे K3, ठीक है। और इक्विलिब्रियम को मैंने क्या माना है, K। जब भी आपको इक्विलिब्रियम में चीज़ें दे रखी हों तो आपको क्या मानना है, कैपिटल के ही मानना है। कैपिटल के का मतलब आपका क्या होता है, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट्स, ध्यान से समझना भैया। प्रोडक्ट आपकी क्या है, ए बी, रिएक्टेंट आपकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इतना ठीक है। अब क्या है आपके पास, इसको मैं क्या भी लिख सकती हूँ, K1/K2 भी लिख दूँ इसको, इज इक्वल्स टू में K1/K2। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे K1 K2 K3 का कोई ऐसा रिलेशन निकालना है जिससे मैं इनका ई ओवरऑल लिख पाऊँ। तो देखो करोगे क्या, देखो अगर मैं बताऊँ रेट, तो हमारा जो रेट है ना वो इससे डिसाइड होएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है आपकी रिएक्शन का, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें आई थिंक इसमें दे रखी हैं क्या, स्लोवेस्ट स्टेप वाली, नहीं इन्होंने नहीं दे रखा है, बट ये वाला आपका क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है मान लेना। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपके पास K3 है ना, AB तो में C, रेट लो तो आपका लिखना आता ही है ना। अब मैं क्या करूँगी, मुझे अब क्योंकि इनका रिलेशन निकालना है तो देखो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब ये है आपका K3 ABC, तो मैं इस पर क्या कर सकती हूँ, मैं AB का वैल्यू पुट कर दूँ, कर दो, क्योंकि यहाँ से C का वैल्यू तो आ नहीं सकता, यहाँ से AB का वैल्यू आ सकता है। क्या हो जाएगा आपका AB का वैल्यू, AB इज इक्वल्स टू K1/K2, ठीक है। और AB इधर चला जाएगा और BB इधर चला जाएगा, दिख तो रहा है ना आपको इस साइड का, दिख रहा है, ठीक है। AB आपका इधर चला गया, BB आपका इधर चला गया। मैम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन इज अबाउट टू बी सॉल्व। ये आ गया आपकी मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और अब आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपके पास रेट K3, AB की जगह मैं क्या लिख दूँ, K1/K2 AB, ठीक है। और यहाँ पे C ऑलरेडी था ही,
ये मैंने किसका वैल्यू लिख दिया, ए बी का, तो K3C और ए बी का आपका ये वैल्यू आपने निकाल दिया था। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपके पास K3 K1 अपॉन में K2 और ये सब आपका ABC एज इट इज है। क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चे? क्या आपका सवाल सॉल्व हो गया है? देखो प्यारे बच्चों, इनसे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, हमें बस क्या करना था, हमें बस के टर्म में निकालना था रेट। हमारा रेट आ चुका है, हमें बस अब ई ओवरऑल बता देना है। और ई ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस, और अगर सब्ट्रैक्शन अपॉन में है, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट। दिस विल बी योर ई ओवरऑल। ओके, क्या आपको कोई ऐसा आंसर दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा, बात तो वही है कि अभी भी आंसर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आंसर आपको दिखेगा। देखो 1 और 2 किसका केस है, 1 और 2 है इसका केस। और इन्होंने क्या कह रखा है कि चेंज इन एंथैल्पी, मतलब इस वाले फर्स्ट के लिए क्या है आपके पास डेल्टा H, और सेकेंड वाले के लिए आपके पास क्या है E3 के लिए आप E0 लिख सकते हो। तो E ओवरऑल विल बी योर E0 प्लस में डेल्टा H, और इसका ऑप्शन आपका सही है C। ठीक है, मुश्किल था मैम थोड़ा थोड़ा यार, देखो मुश्किल कुछ नहीं था, आपको बस ये देखना है, सबसे पहली बात आपके दिमाग पे ये स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम दे दिया, इक्विलिब्रियम देने के बाद आप इस पे ये रूल नहीं लगाओगे कि भाई K1AB फिर K2AB अपॉन में, ऐसा नहीं लगाओगे। सिंपल के इक्विलिब्रियम का एक ही रूल होता है, और वो होता है आपके पास ये कि प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट आप लिखोगे, ठीक है, और फिर K फॉरवर्ड K बैकवर्ड की फॉर्म में लिख दोगे इसको। आपने AB का वैल्यू निकाल दिया, फाइनल रिएक्शन जो आपकी K3AB एंड C है वो आप लिख के AB का वैल्यू उसमें पुट कर दोगे, और आपका ये K से रिलेटेड आपको मतलब है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन से आपको कोई भी मतलब इस सवाल में नहीं है। और फिर इससे आपने डायरेक्टली ई ओवरऑल लिखा। लिखने के बावजूद आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो डरना नहीं है। क्या देख लेना है कि K3 दे रखा था और K3 के लिए आपको E0 लिखवाया गया था, तो K3 की जगह अगर आप E3 की जगह अगर आप E0 लिख रहे हो तो आपको 1 और 2 में से जो भी दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है। डर जाओ, बुरी तरह डरो, ठीक है, लेकिन समझ जाओ और दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से ज़रूर ट्राई करना, कल ही कर लेना। अभी क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पढ़ो जल्दी जल्दी। इसमें देखो कन्फाइंड वॉल्यूम दे रखा है डराने के लिए, पर इसके आप पहले ना ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन देखो और डरने का नहीं। ये अल्टीमेटली ना ऑप्शन देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपसे सिंपली पूछ रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो, देखो जिन्होंने बोला है कि वॉल्यूम कितनी दे रखी है इनको, इस तरीके का ये दे रखा है, ठीक है, मतलब कुछ वॉल्यूम है आपके पास, इसका क्यूब, वही होता है ना यार कि मतलब लेंथ इज ए, ब्रेड्थ इज ए, ठीक है, हाइट इज ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, यही तो होता है ना। तो ये कोई टर्म है जिसका आपको क्यूब दे रखा है और ये बोल रखा है कि अगर ये बढ़ रहा है या फिर अगर ये घट रहा है तो इससे वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम के बढ़ने या घटने से, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या चेंज आ रहा है। अब देखो मैम ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता वॉल्यूम और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या लेना देना है। देखो गाइस क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कह रखा है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दे रखा है ना, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग दिस, डिक्रीजिंग दिस, डिक्रीजिंग, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि जब अनचेंज्ड, फर्स्ट ऑप्शन, और जो बाकी के तीनों है ना उनमें तीनों में क्या रखा है कि भाई लैम्डा के डिक्रीज करने से, ठीक है, आपके एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रखा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी पे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमें बस डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज होने से, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है मतलब साइड डिक्रीज हो रही है, साइड डिक्रीज हो रही है मतलब कि ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अब देखो आपके पास ये सॉल्यूशन था, इसने वॉल्यूम V ले रखा था, अब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने डिक्रीज करा दिया, क्या होगा, जो पार्टिकल्स फैले हुए थे, है ना, हमारा एरिया ये, हम गुंडे हैं, गुंडों का एरिया ये, जो ऐसे फैल रखे थे, अब उनको बोला कि भैया तुमको अब कम स्पेस मिलेगा, फैलना नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम जो V था अब वो इतने से प्लेस में आया, बेचारा सब भीड़ में हो गए। मैम ये क्यों बता रहे हो, देखो ना जब सब भीड़ में हो गए कॉलिजन बढ़ा, समझ रहे हो ना, आपके पास अपना अलग रूम है, जब आप लोग सब सेम रूम में सोते थे तो क्या होता था, भीड़ होती थी मैम, फ़ोन नहीं चला पाते थे रात को अपना, है ना, चैटिंग नहीं कर पाते थे, ज़्यादा देर तक फ़ोन दिखा रहे, कंबल में मुँह डाल के चलाना पड़ता था, गर्मी में भी हम चद्दर ओढ़ के सोते थे, ऐसा कुछ तो नहीं है। चलो देखो क्या है,
अगर वॉल्यूम कम हुआ तो कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी, सर टकराएंगे, है ना, लड़ाई करेंगे ज़्यादा। और कोलिजन के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, कोलिजन के इंक्रीज होने से रेट भी बढ़ जाएगा, रेट इंक्रीजेस। ठीक है, इतना ही है। रेट के इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, बताओ बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। हमने देखा था ना कि रेट इंक्रीज अगर होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही होती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हमने जो कैटालिटिक नॉन कैटालिटिक वाले क्वेश्चन करे थे ना, उसमें देख लेना, क्योंकि अब कोलिजन बढ़ रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी बम्बार्डमेंट हो रहा है, जल्दी जल्दी चीज़ें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, तो मतलब रेट इंक्रीज हो रहा है, और रेट के इंक्रीज होने से एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, भूल जाओगे, भूल जाना, डर जाओगे, मैम डरे तो हुए ही हैं हम, अब आप डर खोलो तब की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिस EA1 इज दिस, EA2 इज दिस, EA3 इज दिस, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, यूनिट देख लो यार, तीनों की किलो जूल पर मोल में ना, अब कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या करना है, E1 प्लस E2 माइनस E3 और 2/3 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2/3 आगे E1 प्लस E2 माइनस का E3, यही आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल। इसको सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बता देते हैं भैया, 19 का आंसर है डी। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर द क्लास गाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, आपके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में फिर मतलब हो सकता है कि बाद में मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊं और मुझे रिप्लाई का टाइम नहीं मिले, बट अभी 1 वीक के अंदर अगर आप रिप्लाई करते हैं, डाउट पूछते हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग से यार मैं इतने पूरा दिन हार्ड चीज़ों के बाद भी मैं अपना हार्ड चूज़ करके और आपसे मिलने यहाँ आती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट देते हो, है ना। लाइक बेशक कम करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट आप मुझे मेरे वॉच आवर्स देख के, और मुझे कुछ एक दो जो लोग हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हैं कि हाँ हमें समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस गाइज। एंड every single of you, every person means a lot for me, and you are my YouTube family. And also हर Sunday I try to upload some kind of स्टडी स्ट्रैटेजीज। जैसे आज के लिए मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट रूल। लाइक हम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि नहीं आज नहीं, अभी नहीं, सब लोग कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा गिल्ट विल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब जाओ तभी सवेरा, क्या लगाओ, 5 मिनट रूल लगाओ। 5 मिनट रूल में आपको करना क्या है, ऐसे सोचना मुझे 6-7 घंटे पढ़ने, बस ऐसे सोचो मुझे 5 मिनट ढंग से पढ़ने। अब 5 मिनट ढंग से पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो हो सकता है आपका फ्लो बनते बनते आप 20-25 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का फिर ब्रेक लेके फिर से 5 मिनट रूल लगा लो। तो ऐसे हो जाएगा कि आपका दिमाग ना ऐसे सोचो 6-7 घंटे पढ़ना, और आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, आपका एक्टिव से पैसिव स्टडी में कन्वर्ट हो जाता है, और इतना कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर पाते, फिर गिल्ट और आ जाता है। सो टू स्टॉप दैट यू कैन यूज़ द 5 मिनट रूल दैट आई यूज्ड। एंड यकीन मानिए 10 में से 8 बार मैं 5 मिनट रूल लगा के करती हूँ ना, तो मेरा हो ही जाता है कि मैं अराउंड आधा घंटा तो पढ़ ही पाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, राधे राधे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।